न्यूज में चल रहा है कि हरियाणा पीसीएस का पेपर शायद से अप्रैल 2026 में हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो एग्जाम में लगभग लगभग अभी 80 के आसपास ही दिन बचे हुए हैं हमारे पास। तो हमने पिछले 10 साल के जितने भी हरियाणा पीसीएस के पेपर हुए हैं उनको एनालाइज किया है। इसमें 2014 से लेके 2023 और टीओ एटीओ का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसको हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। 2010 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन क्या था, वो ऑलमोस्ट 2014 की सिमिलर कॉपी है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। नाउ इस पूरे एनालिसिस में हम जो देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें तीन चीजें हैं। पहली तो ये है, हम ये देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड रहा है और क्या वो छुपे हुए ट्रैक्ट्स हैं जो हमें वैसे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब डेटा को बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज किया है ये देखने के लिए कि कैसे हम वो भी चीजें आपको बता पाए जो यूजुअली एक नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं दिखती जब वो पेपर को एनालिसिस करने के लिए बैठता है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि अगली बार जब हरियाणा पीसीएस का पेपर होगा 2026 में तो क्या क्या ट्रेंड पॉसिबल है। और थर्ड चीज हम ये देखेंगे कि क्या कट ऑफ का और जो हमने एनालिसिस किया है उसका कोई रिलेशन हम बिठा पाएंगे या नहीं बिठा पाएंगे। अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि कट ऑफ का और नंबर ऑफ पोस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए वो पूरा डेटा सेट है हरियाणा का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर, और उनसे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे मेजर ब्रेक थ्रू जो अब तक का हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है, टीओ और एटीओ का। रीजन क्या था? पहली बात तो रीजन ये है कि पेपर बहुत लेट हुआ। 2023 के बाद कोई पेपर ही नहीं हुआ था, और उस बीच में बहुत डिमांड हो गई थी ये कि हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ तो हमें चेंज लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लोग सिलेक्ट हो जा रहे थे, हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे हरियाणा के अंदर भी। तो इसलिए कोशिश थी, मांग थी बच्चों की, और इसको फिर सुना भी गया। और 2025 में जब टीओ एटीओ का पेपर हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, वो हम सब देखेंगे इसमें कि क्या क्या हुआ है। नाउ हरियाणा का पेपर हमेशा तीन सब्जेक्ट डिसाइड करते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बिग थ्री। वो तीन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी। अगर आपका ये तीन पार्ट मजबूत है तो आप हरियाणा का पेपर बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। रीजन क्या है? ये तीन सब्जेक्ट अपने आप में ही 56% एरिया कवर करते हैं हरियाणा पीसीएस का। अगर आप इसमें पॉलिटी को भी मिला दें, और अगर आप इसमें पॉलिटी को मिलाने के बाद करंट अफेयर को भी मिला दें, तब आपका लगभग लगभग 80% एरिया बैठ जाता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% की भी है इन 80% क्वेश्चन में, तब भी आप ऑलमोस्ट 64 नंबर लेके आ सकते हैं। आज तक हरियाणा पीसीएस की कभी भी कट ऑफ 64 नंबर के आसपास नहीं गई। लास्ट टाइम जब नंबर ऑफ पोस्ट 150 थी तब 70% पे गई थी, लेकिन इस पॉइंट में एक इशू था, इसको हम कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। जनरल ट्रेंड जो हम देख पा रहे हैं उसमें हरियाणा की पीसीएस ने कभी भी 64 की कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया। 52 भी 64 से कम है और 43 भी 64 से कम है। नाउ आप में से कुछ लोग कोशिश करेंगे ये सोचने की कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ कम जानी चाहिए या ऊपर जानी चाहिए। वेल, देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पोस्ट एंड द कट ऑफ। रिलेशन किस में होता है? क्वेश्चंस की क्वालिटी में और कट ऑफ में। अगर आपको उस एग्जाम की कट ऑफ देखनी है, समझनी है कि इसको किसने इंपैक्ट किया है, तो क्वेश्चंस की क्वालिटी देखिए। इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा डेटा एनालिसिस करके हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप बिग थ्री पे फोकस करें, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी। बाय द वे, इस वीडियो को देखकर अभी इसी पॉइंट पे ये कंक्लूजन मत निकालिए कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी ठीक है और मैं तो अभी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ इन्हीं तीनों को। नहीं, हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है? हिस्ट्री ने कंसिस्टेंसी दिखाई है हमेशा। जब से इसने अपने आप को शुरू किया, और आज टीओ टी एटीओ का पेपर जो हमारे पास है, ये इसके लोएस्ट पॉइंट है 2। वरना हिस्ट्री के साथ जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी गजब की है कि पिछले 4 एग्जाम में लगातार इसने 24 से प्लस क्वेश्चन को अचीव किया है, 24 से ज्यादा, और मैक्सिमम तो 27 पे भी गया है। यानी कि लगभग लगभग 1/4 पेपर, 25% पेपर, चौथाई पेपर लगभग लगभग हिस्ट्री अपने आप से ही कवर करवा ले रही है। हिस्ट्री को समझने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो पहला पॉइंट आप अपने आप से अपने दिमाग में क्या बिठा सकते हैं? मुझे हिस्ट्री किसी भी काम कीमत पे फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ पूरी करनी है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। हिस्ट्री आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर ये आज अपने लोवेस्ट पॉइंट पे गई है 70 नंबर पे, उसने 27 नंबर का हाईएस्ट पिक भी टच किया है, तो अगली बार ये 20 क्वेश्चन को दोबारा से टच करने की कैपेसिटी रखती है। नाउ अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म आपको सुनने में लग रही होगी, इसलिए मैं इस टर्म का यूज नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा कि 75% का थ्रेशोल्ड किस किस सब्जेक्ट के थ्रू से क्रैक हो सकता है। 75% मतलब अगर आप उन सब्जेक्ट को तैयार कर लें तो आप 75% पेपर को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखेंगे। वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे? इसमें एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। अगर आप 2021 तक का पेपर देखें तो आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए थे 75 का स्कोर क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी। अगर आप इसमें ज्योग्राफी भी जोड़ दें तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित था, मतलब 100% था कि आपने प्री क्रैक करना ही करना है।
अगर आप 80% की भी इसमें एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड एक्यूरेसी बाय द वे, बट लेट जस्ट से कि आप 80% की एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन पक्का था। लेकिन टीओ एटीओ ने इसको हटा दिया है। अब आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए, हरियाणा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी। अगर आप इसमें ज्योग्राफी जोड़ दें, तब ये आपको सुनिश्चित कर देगा कि हाँ, अब आपका सिलेक्शन हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि पहले के जो पेपर था, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट के तौर पे था, वो बहुत टिल्टेड था। किस तरफ शिफ्ट था? इन सब्जेक्टों की तरफ। और अभी जो टीओ एटीओ का एग्जाम हुआ है, उसने एग्जाम को कैसा बना दिया है? इक्वल बेसिस पे बना दिया। उसने बहुत सारे सब्जेक्ट को दिया है ये मौका कि वो भी बाहर आए और अपने आप का पोटेंशियल दिखा पाए। नाउ अभी एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि क्या एग्जाम जो हरियाणा का है, एचपीएससी का एग्जाम है, क्या वो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? प्री में तो आप, मेंस में तो आप कह सकते हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन प्री में मैं इतना कहूंगा कि नहीं हो रहा। और प्री हरियाणा स्पेसिफिक होता जा रहा है। वो हरियाणा की टर्न पे ज्यादा खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही सब्जेक्टों का फोकस ना रहे। पहले आप सभी को पता था, या जो लोग एनालिसिस करते थे उन्हें पता था कि इन सब्जेक्ट को कवर कर लो और आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, बाकी के पीछे आप ध्यान भी ना दो। लेकिन अब आपको पता है अगर आपने इन सब पे ध्यान नहीं दिया तो आप फेल हो जाओगे। अब आप इस पूरी डिस्कशन से जो सेकंड पॉइंट अपने दिमाग में बिठा सकते हैं वो ये है कि अब हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब लगभग आपको सभी को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, तभी आप जाके कोई पेपर क्रैक कर पाओगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की पूछ पकड़कर आपका पेपर क्रैक नहीं होने वाला। नाउ सेकंड पॉइंट, हम कोरिलेशन मैट्रिक्स देखते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो इसके लिए मैं एक लिंक्ड सब्जेक्ट का टूल का यूज करूंगा। लिंक्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, अभी सर्दियां हो रही हैं। जब सर्दी बढ़ती है, तो हमारी गर्मियों के कपड़े या हल्के कपड़े पहनने की टेंडेंसी घटती है। उसी तरह जब गर्मी बढ़ती है, तब हमारी सर्दियों के कपड़े पहनने की टेंडेंसी घटती है, राइट? अगर आपको जून के महीने में कोई जैकेट या हुडी पहने हुए दिख जाए, तो आप एक बार को रुक के उससे देखोगे, राइट? एंड सेम गोज विद द जनवरी। अगर आप जनवरी के महीने में किसी को टी शर्ट या शॉर्ट्स पहने हुए देखो, तो आप एक बार रुक के उसको देखोगे कि ये क्या कर रहा है। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट लिंक्ड है। अगर एक अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरा गिरने लगता है, और दूसरा अच्छा परफॉर्म करता है तो पहला गिरने लगता है। ये लिंक सब्जेक्ट जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है उससे हमें दिखते हैं। पहला लिंक सब्जेक्ट है हरियाणा के साथ ज्योग्राफी। अगर आपके पेपर में हरियाणा के क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश वो करेंगे, तो उनको ज्योग्राफी के क्वेश्चन घटाने पड़ेंगे। अब तक का ट्रेंड ये है। हो सकता है इस ट्रेंड को शिफ्ट किया जाए, बदला जाए, लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड है, जब भी हरियाणा बढ़ा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन घटे हैं। दूसरा सब्जेक्ट है साइंस और हिस्ट्री। जब भी साइंस के क्वेश्चन बढ़े हैं जब भी साइंस के क्वेश्चन बढ़े हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन घटे हैं, या वाइस वर्सा। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़े हैं तो साइंस के घटे हैं। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं लिंक्ड सब्जेक्ट की, जो जुड़े हुए हैं आपस में, उनमें एक बहुत बहुत प्यारा रिलेशन देखने को मिलता है। वो ये है, अगर आप साइंस और हिस्ट्री की बात करें, इन्होंने अपनी एवरेज 41.4 की बना के रखी हुई है अब तक। मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, मरी से मरी सिचुएशन में भी साइंस और हिस्ट्री ने कुल मिला के 33 क्वेश्चन दिए हैं। टीओटी एटीओ के एग्जाम में भी अगर आपकी सिर्फ साइंस और हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, तो आप 33 क्वेश्चन कर सकते थे। पर ये मैक्सिमम टच करा है 50 तक। 2019 के एग्जाम में 50 क्वेश्चन साइंस और हिस्ट्री से आए थे। मतलब समझिए आधा पेपर आपका सिर्फ साइंस और हिस्ट्री करने से हो गया था। अब यहाँ पे आप दो चीजें समझ सकते हो। पहले तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रोंग है, तो आप साइंस को भी स्ट्रोंग कर लीजिए। रीजन, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन घटेंगे तो साइंस बैकअप में देने आ जाएगा, अगर साइंस के क्वेश्चन घटेंगे तो हिस्ट्री बैकअप देने आ जाएगा। सेम गोज विद ज्योग्राफी और हरियाणा। तो आपको लिंक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी अपने ध्यान में लग के चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरिलेशन मैट्रिक्स को समझने के बाद हम डेल्टा शिफ्ट पे समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि एग्जाम का डेटा एनालिसिस करके कि क्या क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह से पेपर आ रहा था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर क्या है, किस तरह का एग्जाम आने की कैपेसिटी है। डेल्टा शिफ्ट हमें उस तरफ लेके जा रहा है अब धीरे धीरे। डेल्टा शिफ्ट क्या होता है इसको भी छोड़ दीजिए। अब बस आप ये देखिए पिछली बार के कंपैरिजन इस बार में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है। जब हम ये देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन में 156% का जम आया है। 156% का जम। अगर पहले 6 क्वेश्चन आ रहे थे, अब 20 क्वेश्चन आए हैं इस बार उसके। जब भी कोई ड्रामेटिक शिफ्ट होता है किसी भी एग्जाम में, जैसे हरियाणा स्पेसिफिक टर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये घटेगा नहीं। बहुत धीरे धीरे डेटा की एक टेंडेंसी ये होती है कि मान लीजिए ये कोई आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो और ये आपका ग्राफ चल रहा है, अचानक से एक बहुत हाई जंप आया। ये एकदम जैसे ही हाई जंप आता है वैसे लो जंप आके नॉर्मल नहीं हो जाता। ये हाई जंप सस्टेन करता है, बहुत धीरे धीरे करता है, अगर घटता भी है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी को सस्टेन कर जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है,
हरियाणा स्पेसिफिक अगर 156% का जंप लेके आगे बढ़ा है तो 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इस बार 20%, 20 क्वेश्चन तो अगर नहीं भी आए तब भी ये क्वेश्चन 12 से 16 की रेंज में रहने चाहिए, वरना ड्रामेटिकल शिफ्ट हो जाएगा। जितनी तेजी से डेटा बढ़ेगा वैसे ही उतनी तेजी से गिर जाएगा। और अब तक जितना डेटा एनालिसिस मैंने किया है, मैंने रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ही ये देखा है कि इतना ड्रामेटिकल शिफ्ट हो जाए। पर आप बोल सकते हो कि ठीक है आपने देखा है, बट ये ड्रामेटिकल शिफ्ट किसी ने कंपेयर किया था कि 156% का जंप सीधा आ जाएगा? ऑफ कोर्स किसी ने भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया था। बट हाँ, हम एक चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर ये ऊपर उठा है तब हम इसकी संभावना मान सकते हैं कि ये फिर दोबारा उसी रेट में नीचे नहीं गिरेगा। 12 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो शायद ना आए। करंट अफेयर की बात करते हैं, इसमें भी ड्रामेटिकल शिफ्ट हुआ है प्लस 141% का। ये जो चेंज होते हैं ना, मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ। जब भी किसी चीज में 150 या 130% से चेंज होने लगे, या 170% भी बोल सकते हो, अगर कोई चीज 70% बढ़ जाए तो ये पॉलिसी चेंज दिखाता है कि उससे जुड़ी हुई पॉलिसी ही बदल दी गई है। जो पॉलिसी पहले चलती आ रही थी अब वो नहीं चल रही है, पॉलिसी चेंज हुई है। और जब पॉलिसी चेंज होती है तो पॉलिसी चेंज स्क्रैप नहीं कर दी जाती कि हाँ ठीक है पॉलिसी चेंज हुई थी हम इसको हट कटा देंगे। वो सस्टेन करती है। और जब वो सस्टेन करती है तो करेक्शन के साथ सस्टेन करती है। करेक्शन मतलब ये हो सकता है कि वो देखे कि 20 क्वेश्चन आए थे, ओके, इसमें ये इशू हमें आए थे, कुछ इशू की लिस्ट है, अब हमें उसे ठीक करना है, इसलिए हम एक करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन से वो उसको घटा सकते हैं। मेरा जो डेटा प्रिडिक्शन है, मेरा नहीं है, डेटा का प्रिडिक्शन है कि हिस्ट्री में भी, जो करंट अफेयर में भी 20 क्वेश्चन आए थे, ये 20 क्वेश्चन सस्टेन तो नहीं करेंगे 20 पर ही, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 14 से 16 तक के क्वेश्चन अपने आप को आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ हिस्ट्री में माइनस के 27% का फॉल देखने को मिला है। मैं इसमें ये चीज आपको बता सकता हूँ कि अगर -27% का फॉल है तो हो सकता है ये सस्टेन कर जाए, क्योंकि इतना बहुत ड्रस्टिकल जंप नहीं है कि बहुत डाउनफॉल हो गया हिस्ट्री का, अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया है। लेकिन अगर ये करेक्शन अपने आप में भी करेगा तो ये माइनस के 16% हो सकता है, या माइनस के 35% हो सकता है, यानी कि 10% ऊपर नीचे जा सकता है। इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। जो हिस्ट्री के टीओ एटीओ में क्वेश्चन थे उसमें से आपको बढ़त ही देखने को मिलेगी, 3 से 4 क्वेश्चन आपको बढ़े हुए ही देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के साथ भी सेम केस है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं हिस्ट्री के भी। इकोनॉमिक्स में -38% का है, तो इसका क्या अंदाजा लगाएं? इसका हम कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं लगा सकते। रीजन क्या है? हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री बोलो, एनवायरमेंट के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इतने ज्यादा कम होते हैं कि अगर उसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी बढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ा शिफ्ट लगने लगता है। तो उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। इकोनॉमिक्स में ये कहूंगा कि जो ट्रेंड चलता आ रहा है इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट का, शायद आप उसी ट्रेंड को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। नाउ, स्टैटिक ब्लॉक और डायनेमिक ब्लॉक, ये दो तरह के ब्लॉक है। स्टैटिक ब्लॉक किसको बोल रहा हूं मैं? जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, यानी कि जो कोर थी अब तक हरियाणा पीसीएस की, जो कोर थी, अभी मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। और डायनेमिक ब्लॉक किसको बोल रहा हूँ? हरियाणा करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। ये वो पॉइंट था जिसको हम, ठीक है, ये तो फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे जाते रहता है, और हाँ इनसे क्या ही होगा। ये बहुत जो हाशिए पे थे आप बोल सकते हो। अधिकतर अभी तक क्या हो रहा था, 3/4 पेपर ये हिस्सा डिसाइड कर रहा था डायनेमिक ब्लॉक, और 1/4 पेपर ही, सॉरी, 3/4 पेपर स्टैटिक ब्लॉक डिसाइड कर रहा था और 1/4 पेपर डायनेमिक ब्लॉक डिसाइड करता था। टीओ एटीओ ने इस पॉइंट को लगभग लगभग इक्वल कर दिया है। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें एक डिस्कशन चल रहा है कि हरियाणा पीसीएस कोशिश कर रहा है अपने आप को ज्यादा सिमेट्रिकल बनाने की। एकदम सही बात उन्होंने बोली हुई है। हरियाणा पीसीएस पहले बहुत ज्यादा टिल्टेड था। जिन लोगों ने पीवाईक्यू, देखिए हरियाणा पीसीएस में एक बहुत फनी बात यह है, जिसने भी पीवाईक्यू एनालिसिस किया था वो ये समझ गया था कि मुझे किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और जिसका फोकस जिन सब्जेक्टों पे था उसने उस सब्जेक्ट को मेजर किया, बाकी को चाहे छोड़ भी दिया तभी वो सक्सेस पास हो गया। नाउ द पॉइंट इज कि टीओटी एटीओ के एग्जाम में पॉलिसी चेंज ये हुआ है कि हमें पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है हर एक सब्जेक्ट को, हम इक्वल टेस्ट देना है हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। तो अब ये 50-50%, जो 3/4 था अब वो 1/2 की तरफ जा रहा है, और जो 1/4 था वो भी 1/2 की तरफ ही जा रहा है। ये भी पॉलिसी चेंज का एक निशानी है। जब भी किसी चीज में पॉलिसी चेंज होती है तो इसी तरह का डेटा में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। नाउ, एक हरियाणा की बहुत स्पेशल मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा जब आप डेटा को खंगालोगे तभी आपको देखने को मिलेगी। मजेदार बात ये क्या है, हमेशा आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें टीओ एटीओ का पेपर भी शामिल है। हमेशा कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं
जो 20% 20 क्वेश्चन की सीलिंग को क्रैक करते हैं, साथ साथ में जिनके 20% क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसे कुल मिला के आप 20% से ज्यादा के क्वेश्चन की अपेक्षा कर सकते हो। अब तक कौन से थे वो? हिस्ट्री के साथ साइंस होता था, और इस बार टीओ ने किसको किया है? करंट अफेयर के साथ हरियाणा को। ये वो क्वेश्चन थे, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। और जो पहले होता था, पहले भी हिस्ट्री और साइंस इसको डील करती थी। अब कोर कॉन्स्टिटेंसी क्या है? देखिए, सिंपल सी बात ये है, जो फोर्थ पॉइंट जिसका आप नोट ले सकते हो वो ये है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी ऑलवेज अकाउंट फॉर एटलीस्ट 44% ऑफ द पेपर। ये कोर है। करंट अफेयर हरियाणा आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगी, ये फ्लक्चुएशन से आपको रोकेंगी। जियोग्राफी आपकी कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगी। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में जितने एफर्ट पहले लगाते थे उतने ही एफर्ट लगाते रहिए, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, कोई मेजर। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, आपको अपना ज्यादा पॉइंट, ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की अब कहाँ करनी चाहिए। मैं इस पूरे डेटा एनालिसिस जो हमारा निकल के आया है उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिटी, साइंस और हरियाणा में है। क्यों? फाइनाइट सिलेबस है और इसकी क्वेश्चन यील्ड बहुत ज्यादा है। अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो तो उसमें से आपके, हाँ, एक पेज से क्वेश्चन आने की शक्यता बढ़ती है, तो आपका आधा टाइम आपको यहाँ देना चाहिए। मॉडरेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से निकल के आया? हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। बहुत बड़ा सिलेबस है, फाइनाइट सिलेबस है, और यहाँ पे आपको फोकस का 30% देना चाहिए। यही वो एक पॉइंट है जहाँ पे मैं असहमत हूँ। इसके दो रीजन है। डेटा से असहमत हूँ ऐसा नहीं है, मैं खुद की वैल्यू सिस्टम से, आप कह सकते हो कि मैं बायस्ड हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरफ। रीजन क्या है? मैं ये मानता हूँ कि भले ही इसका इनफाइनाइट सिलेबस हो, पर अगर आप इस इनफाइनाइट सिलेबस में इन दो सब्जेक्टों का भी एनालिसिस कर लो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात ही है और कोई नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस करता हूँ, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, एनालिसिस करते हुए आप इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। हम एक कोशिश करेंगे आने वाले कुछ फ्यूचर में कि इन दो वीडियो में से, सॉरी, इन दो सब्जेक्टों में से ये प्रिडिक्ट कर पाए कि हरियाणा पीसीएस किस तरफ टिल्ट ज्यादा हो रहा है और किस तरफ ज्यादा डीप जा रहा है। मैं इस वीडियो के बनाते हुए भी एनालिसिस कर सकता था, लेकिन इट विल टेक सो मच टाइम। उसके लिए डेटा सेट भी मुझे बहुत बड़ा चाहिए, तो इसलिए मैं भी पॉज कर रखा है मैंने उसको। और उसके बाद मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, नोटिफिकेशन से पहले बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे लो आरओआई कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आपको फोकस रहना चाहिए 10% पूरे दिन का। नाउ, वोल्टाइल करंट अफेयर सबसे ज्यादा है, वोल्टाइल है, कहाँ से क्या आएगा ये फिक्स नहीं है, इसलिए आपको इसको कंटिन्यूस डेली एफर्ट देने पड़ेंगे। ये 20% एरिया होल्ड कर रहा है बाय द वे, और प्रिडिक्शन हमारी ये कह रही है कि 30% क्वेश्चन या 16% क्वेश्चन, 13 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर से। नाउ, अब हमने करंट अफेयर की कट ऑफ की भी बात कर ली। मैंने भी आपको बता दिया कि कट ऑफ में और नंबर ऑफ पोस्ट में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये कोरिलेशन किससे है? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से। तो आपको दो वीडियो देखने को मिलेगी। पहली तो आपको जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री पे एनालिसिस पे देखने को मिलेगी कि आप में से किस टॉपिक को, इसमें से किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे पढ़ना है। और दूसरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो अप डाउन कैसे जाता है, ये कैसे प्रेडिक्ट करना है। सिनारियो क्या हो सकता है, हरियाणा का पेपर किस तरफ जा सकता है। और ये मैं बोल रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जो डेटा ने प्रिडिक्ट किया है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पहला सिनारियो तो ये हो सकता है कि जो ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच है जिसको पुल बैक करें, 35% प्रोबेबिलिटी इसकी है। जो डेटा की प्रोबेबिलिटी आई है ये वो है, ये सब कुछ डेटा ने बताया मुझे, राइट। तो हो सकता है कि पेपर जो पहले का स्टाइल है उससे लौट जाए, लेकिन इसकी होने की शक्यता क्या है? 35% की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? मैंने आपको बताया, मैंने जितने भी डेटा एनालिसिस किए हैं, जब भी पॉलिसी शिफ्ट होता है तब जो ट्रेंड देखने को मिलते हैं वो टीओ और एटीओ के पेपर में देखने को मिले हैं। तो शायद से पॉलिसी शिफ्ट हुई है, टीओ एटीओ के बाद नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा नीचे गिरे, पर इतना नीचे नहीं गिरेगा। वो सिनेरियो ए मोस्टली अनलाइकली है। फिर क्या है सिनेरियो बी? न्यू नॉर्मल, जो टीओ एटीओ का स्टाइल है उसी को फोकस करे। ये हो सकता है कि जो टीओ एटीओ का स्टाइल है उसी को वो साथ लेके जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी के साथ कि हरियाणा और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन वेटेज है उतना ना बढ़ा हुआ हो। अभी टीओ एटीओ में 15 क्वेश्चन आए थे, तो हमने प्रेडिक्ट किया है कि 15, सॉरी, अभी टीओ एटीओ में 20 क्वेश्चन आए थे करंट के और हिस्ट्री के।
ये हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आके 15 क्वेश्चन आए, या फिर 13 क्वेश्चन आए। इस रेंज में ये रह सकता है, बहुत ज्यादा अप डाउन में नहीं जाने वाला। हालांकि डेटा ने तो बहुत हाईली प्रिडिक्ट किया है कि 18 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कई बार आपको अपनी मन की भी आवाज सुननी पड़ती है, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं एनालिसिस के साथ। मैं अगर उसको कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना ऊपर नहीं जाने वाला। नाउ सिनेरियो सी क्या है कि बैलेंस डाइवर्सिफाइड हो जाए। 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि कोई भी सब्जेक्ट 15 से 18 क्वेश्चन को क्रैक ना करे। इसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि हरियाणा का कोई पेपर आया हो और कोई दो सब्जेक्ट डोमिनेट ना रहे हो। दो सब्जेक्ट तो डोमिनेट रहते ही रहते हैं। सिनारियो डी, ये मेरा खुद का एनालिसिस है और सबसे ज्यादा लाइकली एनालिसिस यही है। ये हो सकता है कि साइंस और हिस्ट्री 20% क्वेश्चन को मार्क को ब्रीच कर जाए। जो हम बोलते हैं कि हमेशा 20 क्वेश्चन किसी ना किसी सब्जेक्ट में से आते हैं, वो साइंस और हिस्ट्री फोल्ड करे। लेकिन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और हरियाणा पुल बैक करे और अपने आप को पुश करे 41 क्वेश्चन पे। उसके बाद आपके 81 क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे। बचती है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ये आपको एज अ टूल काम करेंगे कट ऑफ को और स्ट्रांगली सिक्योर करने में। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा एनालिसिस आप देख सकते हैं, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी उस डेटा के बेस्ड है। वो उसका मेन सेंटर है डेटा का। तो अगर आपको खुद भी एनालिसिस करना है तो आप उस डेटा को यूज करके देख सकते हैं। पॉइंट से नंबर सेकंड, जब हम कट ऑफ की वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट किया है क्वेश्चन की क्वालिटी ने, तब आप वहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में यूपीएससी स्टैंडर्ड के जब भी बने हैं तभी कट ऑफ का फॉल हुआ है, राइट। तो जब भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है एचपीएस, तभी कट ऑफ नीचे गिरती है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको। टीओ एटीओ में क्या क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के थे, ये आपको खुद से देखना है। अगर आपको लगता है कि टीओ एटीओ के क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आपका इस बार का एचपीएससी क्रैक नहीं होगा। अगर आपको वो डुएबल लग रहे हैं टीओ एटीओ के पेपर, कि हाँ मैं उनको कर पा रहा हूँ, तो इस बात की शक्यता है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं और एचपीएससी का जब एचसीएस होगा एग्जाम, तो उसमें आप अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि हम आपके लिए दो वीडियो मैंने आपके लिए कहा है, वो मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाए अपने नोटिफिकेशन से पहले कि आप ठीक से पढ़ भी पा रहे हैं या नहीं।